फिल्टर आपने पढ़ा था सेंटर टैप रेक्टिफायर से। किसी स्टूडेंट का मेरे पास ठीक है कॉल आया। उस स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जो है सेंटर टैप रेक्टिफायर का क्यों यूज किए, हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों नहीं यूज किए, क्या हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सर हाफ वेव रेक्टिफायर का कैपेसिटर फिल्टर से बना के दिखाइए। तो ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे स्पेशली नहीं आता है कि जैसे सी फिल्टर बनाओ उसमें हाफ वेव लगाओ, ऐसे नहीं बोलता है। वो बोलता सीधे बोलता है कैपेसिटर फिल्टर को एक्सप्लेन कीजिए। अब वहाँ पर आपकी मर्जी रहेगी कि आप हाफ वेव लेना चाहते हैं कि फुल वेव लेना चाहते हैं। ठीक है, फिर भी मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं हाफ वेव बता रहा हूँ, ब्रिज नहीं बताऊँगा क्योंकि सिलेबस इसी से बहुत लंबा होते चला जाता है। हम लोग पढ़ाने के चक्कर में, बहुत अच्छा समझाने के चक्कर में थोड़ा स्लो हैं हम। अभी भी मेरा सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, बट आप घबराएं नहीं। 15 नवंबर तक मैं भी टारगेट रखा हूँ कि आपको दे दूँ। 15 नवंबर तक आपको अच्छे से कंप्लीट होगा, कोई हड़बड़ा के नहीं। डेली लेक्चर जाएगा तो 15 नवंबर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लेक्चर बना रहे हैं बहुत अच्छे से, धीरे धीरे। आपको अगर कहीं भी डाउट होने लगे तो प्लीज़ एक बार हमको ज़रूर बताएं कि सर हमको यहाँ डाउट होता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। हम कोशिश करेंगे उसको किसी दूसरे तरीके से आपके पास समझाने का। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये अगर कैपेसिटर ना लगाया जाए तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, करेक्ट? ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं शंट कैपेसिटर फिल्टर लूँ तो कैपेसिटर जो है लोड रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगता है। मैंने लगा दिया, ठीक है, उसका वेवफॉर्म ये बना। सर आपको कैसे पता चला? हमको नहीं पता चला, क्योंकि अगर मैं वेवफॉर्म लेके ना बनाऊँ ना तो आपको पहले समझाऊंगा तो फिर पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको मत देखिए, हाँ एक बार देख के छोड़ दीजिए कि चलो ठीक है अब इसको समझिएगा, तो इससे आप ये वेवफॉर्म लास्ट में बनाएं। इसलिए मैंने क्या लिखा है, आउटपुट वेवफॉर्म। हाँ, इसमें ये वाला नहीं रहेगा ये, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में थोड़ी रहता है, नहीं ना रहता है जी, ये बीच वाला ही रहता है खाली आपके पास। लीजिए हटा दिया, ये भी नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बनाते समय दूरी बराबर हो इसलिए मैंने बना दिया था। ठीक है, दोनों। अब देखिए इस तरीके से रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, कुछ इसी तरीके से रहता है, एकदम करेक्ट। एक साइकिल रहेगा, फिर गैप रहेगा, फिर एक साइकिल रहेगा, फिर गैप रहेगा, फिर एक साइकिल रहेगा, ऐसा रहेगा। तो सर पूरी बात को समझाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछला वाला लेक्चर को एक्सप्लेन किए थे, ओ से लेके ए तक, आराम से चलिए। ओ से लेके ए तक में क्या होता है कि जैसे ही ओ से लेके ए तक वोल्टेज देते हैं और कैपेसिटर शुरुआत में डिस्चार्ज रहता है। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि कैपेसिटर जो हम लोग लेंगे वो डिस्चार्ज लेंगे। तो जब यहाँ से वोल्टेज बड़ा होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो करंट इधर जाता है और कैपेसिटर फॉरवर्ड बायस मोड में आता है। कैपेसिटर फॉरवर्ड बायस मोड, सर यहाँ से देखिए जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस मोड में आएगा और डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में आने की वजह से स्विच क्लोज हो जाएगा और वो करंट जो है आगे की ओर जाएगा और कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करना शुरू करेगा। कैपेसिटर को चार्ज करते करते ये वाला, ठीक है, लोड रेसिस्टेंस के पास भी जाएगा। किसके पास जाएगा? लोड रेसिस्टेंस के पास जाएगा। लोड रेसिस्टेंस के पास जाएगा और आगे की ओर बढ़ेगा। लोड रेसिस्टेंस में भी वही जा रहा है जो कैपेसिटर में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो चीज़ आ रहा है, जो चीज़ ऐसा फोटो है, ठीक है, जैसे मेरे पास आता वैसे ही फोटो बन रहा है। और ए पॉइंट पे जाने के बाद, कहाँ पर? ए पॉइंट। ए पॉइंट इस पूरे वेवफॉर्म का मैक्सिमम वोल्टेज कहलाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक को आप क्या बोलते हैं? वीएम बोलते हैं। ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। इसका मतलब कैपेसिटर उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा, यानी VC जो है VM वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। VC यानी ये जो कैपेसिटर है, इसके पास जो वोल्टेज होगा वो VM से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, करेक्ट? यानी ए पॉइंट तक समझ में आ गया कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा था और इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था, कैपेसिटर में भी और लोड में भी, और दोनों मिलकर इधर आ रहा था। बढ़े आगे, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जैसे ही मैं आगे बढ़ा नेक्स्ट, ठीक है, तो दूसरा रीजन आता है ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक के रीजन में नेगेटिव हाफ साइकिल भी था, याद होगा, लेकिन क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से हम नीचे उतरे। अरे सर ये वाला वोल्टेज जो होता है एनोड का वोल्टेज होता है, पता है आपको, ठीक? और यहाँ पर किसका वोल्टेज है? कैपेसिटर का वोल्टेज है, ठीक?
जब हम नीचे आए तो वोल्टेज घट रहा है, नीचे आने पर वोल्टेज घट रहा है, तो डायोड के एनोड का वोल्टेज घटने लगा। किससे घटने लगा? Vm से कम होने लगा, यानी इधर जो वोल्टेज होगा वो Vm से कम होगा। Vm से कम, क्या बोला मैंने? Vm से कम होगा, और इसका मान क्या है? Vm। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, A पॉइंट से तुम नीचे आओगे, ऐसे जब इसको दोगे तो नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब वोल्टेज, देखिए ये अक्ष है जिसमें वोल्टेज नीचे की ओर आने पर वोल्टेज Vm से नीचे की ओर दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर का वोल्टेज यानी डायोड से पहले का वोल्टेज Vm से कम, और इसका वोल्टेज Vm। यदि कैथोड का वोल्टेज Vm हो और ये Vm से कम हो तो ये डायोड रिवर्स बायस होता है, जो कि मैंने दिखाया है A से B में। ओके, A से B डिस्चार्ज हो रहा है, और बीच में तो और रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि सर दूसरा जो साइकिल होता है यहाँ पर वो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो डायोड पहले से ही रिवर्स बायस में रहता है, इसलिए जब तो वो ये कैपेसिटर जो है, अब देखिए यहाँ ओपन सर्किट हो गया, अब कौन सा करंट फ्लो करेगा? तो ये कैपेसिटर जो है शाहरुख खान बन जाता है, मैं हूं ना बोलता है कि टेंशन मत लो, लोड रेसिस्टेंस, मैं आपको करंट प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मेरे पास Vm वोल्टेज चार्ज स्टोर है, और ये अपना एनर्जी देना शुरू करता है और यहाँ देता है। इधर करंट नहीं जाएगा क्योंकि तार टूटा हुआ है, इधर कोई सप्लाई करंट हम लोग शो नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, और यही करंट आ रहा है, और यह वोल्टेज धीरे धीरे घट रहा है सर, इसका वोल्टेज जीरो हो जाता है। कहाँ जीरो नहीं होता है सर, धीरे धीरे घटते 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 ये वोल्टेज घट रहा है, ये वोल्टेज घट रहा है, और आपका समय भी बीत रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, वोल्टेज घट रहा है कैपेसिटर का, और आपका समय भी बीत रहा है। समय बीतते बीतते फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आए, और यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। आपका वोल्टेज किसका बढ़ रहा है सर? एनोड वाले का वोल्टेज बढ़ रहा है, और ये घट रहा है। एक आदमी घटे और एक बढ़े तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों बराबर हो जाए। तो ये बिंदु ऐसा पाया गया कि जहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज और इसका एनोड का वोल्टेज बराबर हो गया, और ये बढ़ने ही के क्रम में था। इसका मतलब इसका वोल्टेज उतना ही रह गया, इधर का वोल्टेज बढ़ गया। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, B to C। फिर से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में आएगा और कैपेसिटर चार्ज होना। यानी किस रीजन में ऐसा हुआ? B to C। यानी जैसा नहीं लग रहा है कि O से A वाला में ही ये B to C है, बट यही है कि ये वाला 0 से लेके A तक शो हो रहा है, यहाँ पर से शो कर रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे कैपेसिटर का वोल्टेज और डायोड का एनोड वोल्टेज बराबर हुआ था। इसलिए B और C वाला पोर्शन यहाँ से उठा लीजिए ना सर, जो काम इसका था वही काम इसमें होगा। जैसे इसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इसमें भी कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। B to C रीजन, तो मेरे पास वो जगह नहीं है B to C के लिए। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं उधर B to C लिख रहा हूँ जो ऊपर सर्किट डायग्राम बना हुआ है। आप पहले सर्किट डायग्राम को नोट कीजिए, मैं B to C रीजन को बताता हूँ और फिर मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। आइए देखिए, मैंने लिखा रीजन B to C पे। B to C का मैंने बनाया भी, फोटो भी बनाया कि फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये वाला एकदम सेम फोटो इस पे आ गया। बट वही है कि थोड़ा सा इसका ग्राफ पूरा था, इसमें छोटा था, इसलिए मेरे को अलग से लिखना पड़ा। C to D अगर हम बात करें तो वही आपको लिखना है जो A to B में लिखे हैं। A to B का एकदम सेम लैंग्वेज C to D, तो एग्जाम में खाली सेम एज लिख देने से हो जाएगा। इसके बाद D to E आएगा तो सेम टू B to C, इसी तरीके से चलते जाएगा। तो आप बोलेंगे ये DC हुआ सर, तो DC हुआ ना, तो देखिए ये वाला पॉइंट को अगर ऊपर ले जाइएगा तो ये यहाँ आएगा, और ये नीचे वाला पॉइंट आएगा तो थोड़ा नीचे आएगा। तो इन दोनों के बीच में माइनर गैपिंग दिख रहा होगा आपको, दो लाइन पैरेलल दिखेगा, तो इतना को रिपल कहते हैं। ये इतना रहेगा ही, ये आउटपुट में इतना रिपल हर जगह रहता है। कोई बोलेगा एकदम प्योर डीसी आता है, गलत बात है, वो प्योर डीसी नहीं होता है। कभी भी कोई दुनिया में प्योर आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। आप कितना भी अच्छा डिवाइस बना ले, रिपल आएगा ही। हाँ, इस रिपल को कम किया जा सकता है, रिपल कम किया जा सकता है। वो कैपेसिटर के मैक्सिमम बड़ा वैल्यू लगाने से वो लंबा टाइम कांस्टेंट लेगा, जिसकी वजह से जितना लंबा टाइम कांस्टेंट होगा, समय जितना लगेगा उसको डिस्चार्ज होने में, उतना कम रिपल आएगा, कम रिपल आएगा। पिछले क्लास में भी इसको बताए थे। तो ये आपके पास था, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का कैपेसिटर फिल्टर। तो मैं ब्रिज वाला छोड़ रहा हूँ आप पर, ब्रिज वाला भी एकदम ब्रिज वाला सेंटर टैप के जैसा एकदम सेम टू सेम फोटो बनेगा, सेम टू सेम ऑपरेशन होगा। क्या मैंने बोला? ब्रिज वाला जो है ब्रिज वाला जो आपके पास, ठीक है, ऑपरेशन लिखना है वो सेंटर टैप से एकदम मिलता जुलता है, ठीक है। अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है तो आप अपने से बना ले कॉपी में, मेरे से चेक करवा ले, नहीं है आपकी मर्जी। ऐसे पर्टिकुलर नाम लेके नहीं आता है कि कैपेसिटर का इससे बनाइए, मैंने दो बना दिया, ठीक है, आप बनाइए। अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इंडक्टर फिल्टर।
कौन सा टॉपिक पे आते हैं? इंडक्टर फिल्टर। नोट डाउन कीजिए, मैं इंडक्टर फिल्टर पे आता हूँ। इंडक्टर फिल्टर देखते हैं हम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैपेसिटर फिल्टर। छोटा सा है एक पार्ट जो मैं बता दूँ, एक न्यूमेरिकल, एक दो फार्मूला और एडवांटेज डिसएडवांटेज। ऐसे एडवांटेज डिसएडवांटेज सब में लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। हाँ, ये बताया जाता है कि कौन ज़्यादा बेटर है, जो कि मैं आगे पढ़ाऊँगा तो और पता चलेगा आपको सबसे अच्छा फिल्टर कौन है। फिलहाल हम लोग कैपेसिटर फिल्टर पढ़े तो हम लोग जाने कि इसका एडवांटेज क्या होता है। तो इसका एडवांटेज है ईजी टू डिज़ाइन, मतलब एक ही कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो एक कैपेसिटर किसके पास लगाना है? तो पैरेलल लगा लोड के पैरेलल लगा देना है आपको। ओके, एकदम सीधे लोड के पैरेलल लगा दीजिएगा, आराम से बन गया। फिल्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ठीक ईजी टू डिज़ाइन बोला। दूसरा, रिडक्शन इन द रिपल कंटेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। हाँ, ये जो कि जैसे पल्सेटिंग डीसी में रिपल ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही फिल्टर से पास करता है तो रिपल कंटेंट को कम करता है। रिपल मतलब अनवांटेड सिग्नल। मैंने आपको पहले ही बताया रिपल का मतलब क्या होता है। जब आप रिपल शब्द आया था आपके पास, कहाँ पर रिपल शब्द आया था आपको? जब रेक्टिफायर मैंने पढ़ाया था तब। तो रेक्टिफायर में आपके रिपल आए थे और उस रिपल को कम करने का काम इस कैपेसिटर फिल्टर से करते हैं। अगर हम फिल्टर लगा दिए तो इसका मतलब वो, ठीक है, रिपल को घटा देगा, यानी कि पल्सेटिंग डीसी में जो रिपल होगा उसको कम कर देगा। ऐसा नहीं कि जीरो कर देगा, ऐसा नहीं बोल रहा, कम कर देगा। ओके, स्मॉल साइज इसलिए क्योंकि जो रेक्टिफायर बनाए उसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देते हैं, तो इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर पैरेलल लगा देते हैं, तो बहुत छोटा साइज। तो इसका भी साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ही मत सोचिए। तो कुछ चीज़ें इसके भी मिलेंगे सेम। लो कॉस्ट, एक कैपेसिटर का दाम बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम आसानी से बन जाता है। तो ये सब जो चीज़ लिखा जा रहा है ये दूसरे से तुलना करके लिखा जा रहा है, मतलब आगे और फिल्टर है मेरे पास, उसकी अपेक्षा में इस दाम कम है। दाम कम कैसे बोलते हैं? दाम कम कब बोलते हैं? अगर मान लीजिए कोई एक पेन बाजार में मिलता, सिर्फ एक ही पेन, अब इसका बोलते 10 रुपये दाम है, कोई बोलता कम। लेकिन अगर मेरे पास दो पेन होता, ये एक पेन है और ये एक पेन है, इसका दाम 20 रुपये, इसका दाम 10 रुपया, दोनों एक ही काम करता है, तो बोले हाँ इसका दाम कम है। देन दैट मीन्स कभी भी कम या ज़्यादा हम लोग कंपेरिजन के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। तो जब आगे और पढ़ाएंगे तब ये और भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। हाँ, इसके डिसएडवांटेज को देखिए। लोड के बढ़ाने से रिपल फैक्टर बढ़ जाता है, लोड के घटाने से रिपल फैक्टर घट जाता है। यानी टोटल के टोटल डिपेंडेंट है, ठीक है, रिपल फैक्टर पर, लोड पर डिपेंड होता है इसका रिपल फैक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, ठीक है। रिपल लोड देखिए और यहाँ रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर लोड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे रिपल फैक्टर कम होते चला जाएगा, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिपल फैक्टर कम होते जाएगा। जैसे जैसे लोड कम करेंगे, एकदम लोड नहीं रखेंगे, ठीक है, सारा का सारा रिपल आपको आउटपुट में मिलना शुरू हो जाएगा। रिपल का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर कि ये जो फॉर्मूला आप दिए हैं कहाँ से दिए हैं? एकदम करेक्ट यहाँ पर डेरिवेशन आता है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप लोग को डेरिवेशन नहीं पढ़ना होता है। हम लोग पढ़े हैं, मेरे नोट्स में है भी। अगर आप डिमांड करते हैं और अगर मेरे पास समय बचता है तो अंतिम में मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, ठीक है। आप चिंता नहीं करेंगे, डेरिवेशन नहीं कराया सर ये फार्मूला कैसे आया रिपल फैक्टर का। हम लोग पूरा बीटेक लेवल में एक एक डेरिवेशन करते थे और अभी भी मेरे नोट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अभी मैं कराऊंगा भी। तो थोड़ा सा आपको कुछ नई बातें सीखनी पड़ जाएंगी और वहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लेवल नहीं होता है, सब कुछ अभी बता देना संभव नहीं होता है। इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ कि रिपल फैक्टर निकला कैसे। जिनको चाहिए वो स्पेशल डिमांड करके हमसे मांग सकते हैं, समझ पाएंगे तो बढ़िया बात है, ठीक है। मैं नोट्स का फ़ोटो भेज सकता हूँ, अदरवाइज मेरे समझाने का इंतज़ार कीजिए, समय मिलने पर मैं इसको भी समझा दूँगा, ठीक है। आप कहीं लिख के रखिए कि भारती सर बोले हैं रिपल फैक्टर हम लोग रेक्टिफायर का फिल्टर का बताएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 1/2√3 RL इंटू C इंटू F होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर यानी सेंटर टैप और ब्रिज दोनों के लिए 1/4√3, इसका जस्ट डबल इसका रिपल फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दोनों फार्मूला में से किसी का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में बहुत मेंशनिंग किया रहेगा, एक पढ़ देता हूँ। इफ़ ए सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप रेक्टिफायर, इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा फुल वेव रेक्टिफायर का है, ये तो नहीं लगने वाला। लोड रेसिस्टेंस और दिया, एकदम मान दिया रहता, पुट करना रहता, लोड दिया हुआ है, कैपेसिटर का मान दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है कैपेसिटर का 105 मिली फैराड, ओके।
लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। यही सबसे बड़ा इसमें बहुत बड़ा टेंशन वाला बात होता है। सर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो आपको जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है आपको ये अंडरस्टूड करना है कि हमारे घरों में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, इसके अलावा और कोई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता है। तो अंडरस्टूड वाला सिस्टम जाएंगे। यहाँ पर हमको मालूम है कि हमारे हाउस होल्ड में यानी हमारे घरेलू उपयोग के लिए 50 हर्ट्ज का सिग्नल यूज किया जाता है, जो कि हमारे घरों में इंडस्ट्री में कहीं भी कितना फ्रीक्वेंसी जाता है 50 हर्ट्ज। तो हम लोग RL यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान कितना लेंगे 50 हर्ट्ज। तो आप अपने से बना सकते हैं, घर में इसको सॉल्व कीजिएगा 1/4√3 और RL का मान दिया हुआ है 100, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 मल्टीप्लाई C का मतलब 105 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई उसके बाद आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी 50 है, यहाँ 50 देंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो इसका मान होगा रिपल फैक्टर। इस तरीके से ठीक है, आपको एक इस तरह का क्वेश्चन देता है, सिंपल क्वेश्चन देता है, बहुत टफ नहीं देता है। ऐसे ही भी न्यूमेरिकल कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैंने एक किताब में देखा तो मैंने सोचा न्यूमेरिकल बता दूं। इस तरह से न्यूमेरिकल देता है। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देता है कि हाँ रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है। तो ये था छोटा सा मेरा कैपेसिटर फिल्टर। अब आते हैं इंडक्टर फिल्टर। तो कुछ भी नहीं, यदि मैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के लोड के साथ श्रेणी क्रम में यदि मैं इंडक्टर लगा दूं, इंडक्टर भी एक प्रकार का फिल्टर होता है, ठीक है। इंडक्टर श्रेणी क्रम में लगा दूं लोड रेसिस्टेंस के, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको इंडक्टर फिल्टर या सीरीज इंडक्टर फिल्टर या इंडक्टर फिल्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज इंडक्टर सीरीज इंडक्टर फिल्टर या इंडक्टर फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टर फिल्टर या सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब देखिए सीरीज इंडक्टर फिल्टर क्यों सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज में इसको पैरेलल में क्यों नहीं लगाया? तो आपको जब मैं इसके पहले वाला लेक्चर बता रहा था उसमें मैंने इंडक्टर के बारे में बताया था कि इंडक्टर जो है AC को अपने पास रोक लेता है। किसको रोक लेता है? किसको रोकता है? AC को अपने पास रोकता है। ये AC को अपने पास रखता है और बोलता है DC को यहाँ से जाने देता है, इसमें से DC को जाने देता है। तो भाई यहाँ से जब जाने देगा तो DC आगे जाके किसको मिलेगा? लोड को। हमको यहाँ पर क्या चाहिए आउटपुट में? आपको मालूम होगा हमको यहाँ पर DC सिग्नल चाहिए। तो DC सिग्नल कैसे मिलेगा? लोड में। लोड में हमको DC चाहिए, हमको यहाँ से तार लेना, यहाँ से तार लेना और इसके सामने में हमको DC निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है DC तब आएगा जब हम इंडक्टर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। इंडक्टर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो AC इसके पास रुक जाएगा और DC इसके पास आएगा। यानी यहाँ से AC और DC दोनों जा रहा है और इसमें से AC इसके पास रह गया और DC इसके पास पहुँच गया, यानी कि लोड रेसिस्टेंस के पास DC मिल जाता है। तो हम लोग आज के बाद ध्यान रखेंगे कि इंडक्टर को हमेशा श्रेणी क्रम ऑफ द लोड यानी कि लोड के श्रेणी क्रम में और कैपेसिटर को लोड के समानांतर क्रम में लगाते हैं। तो इंडक्टर फिल्टर का मैं उसी बात को लिखा हूँ, व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इनटू सीरीज ऑफ द लोड रेसिस्टेंस एंड कन्वर्ट पल्सेटिंग DC into pure DC signal, ठीक है, is called series inductor filter. Here inductor is connected in series and pass the DC value, ठीक है, pass the DC value को पास करता है and block AC value. So all DC content present in pulsating DC goes in load resistance. जो भी pulsating DC में DC content होता है लोड में चला जाता है। The circuit diagram of inductor filter is this. तो ये इंडक्टर फिल्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हुआ। अब आपको ये बताएंगे कि इसमें से कोई एक ले लेते हैं हम लोग, हाफ वेव या फुल वेव में लेके चलता हूं और मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बनाता हूं। तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर हम लोग देखते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर कैसे काम करता है। सीरीज इंडक्टर फिल्टर विथ सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो आप देख रहे होंगे सेंटर टैप रेक्टिफायर है, ठीक है, और इसमें इंडक्टर जो लगाया है लोड रेसिस्टेंस के ठीक सीरीज कनेक्शन में है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है नहीं, एकदम ईजी वे में बन जाता है। क्या करते हैं, जो है इंडक्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्टेड करें तो यहाँ पर ये जो आपके पास AC देगा, क्या AC देगा, AC देने के बाद ये ट्रांसफार्मर से AC आएगा, AC से डायोड के पास जाएगा पल्सेटिंग DC, पल्सेटिंग DC में, ठीक है, पल्सेटिंग DC इस इंडक्टर के पास जाएगा, इंडक्टर उसमें से जो DC कंटेंट होगा उसको पास कर देगा और लोड रेसिस्टेंस के पास DC मिल जाएगा। हर समय यही काम है।
लेकिन बात यह है कि सर कब ये डायोड काम करेगा, कब ये डायोड काम करेगा। तो जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे इनपुट का, उस समय ऐसा वेव मिलेगा और इसमें से डीसी कंटेंट मिलेगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 काम करेगा। मालूम होगा आपको, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है, तो ये D2 काम करता है, D1 ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को मैंने लिखा है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 काम करता है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 काम करता है। मतलब पॉजिटिव, इसके कारण जो ये वेव बना और इसके कारण जो ये वेव बना, यहाँ पर D1 ऑन होगा, कौन काम करेगा यहाँ पर D1, और यहाँ पर कौन काम करेगा D2, फिर यहाँ कौन काम करेगा D1, यहाँ कौन काम करेगा D2। और ये जो इतना दूर है इसमें AC DC दोनों है। इंडक्टर में जाने के बाद वो DC AC को स्टॉप करेगा, DC को पास करेगा और लोड में प्योर DC मिलेगा। तो ये इसमें डिस्चार्जिंग चार्जिंग तो हो नहीं रहा है, तो सिंपली हम लोग सीधा एक लेयर बनाते हैं क्योंकि कंप्लीट डीसी मिलता है। ठीक है, तो एक देखिए, एक सीधा है, डॉट 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 एकदम सीधा रेखा है, और एक सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा है। सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा ही हम लोग को मिलता है। ये थोड़ा रिपल रहता है, इसमें हल्का फुल्का रिपल पाया जाता है। लेकिन अगर हम आइडियल लेके चले, आइडियल तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम आइडियल लेके चले तो एकदम डॉटेड लाइन की तरह एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आइडियल वाला का है, देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, आइडियल। ठीक है, इंडक्टर फिल्टर का ये ग्राफ है। ठीक है, लेकिन ये जो टेढ़ा मेढ़ा यही ओरिजिनल हम लोग को मिलता है। थोड़ा ना थोड़ा रिपल आपको मिलेगा, 100% डीसी कभी नहीं मिला है, अभी भी बोले थे, इसके पहले भी बोले थे। ठीक है, तो ये था सिंपल सा, जिसे हम लोग सीरीज इंडक्टर फिल्टर विद सेंटर टैप रेक्टिफायर बोलते हैं। तो कैपेसिटर फिल्टर को समझाना थोड़ा टफ है और इंडक्टर फिल्टर समझना बहुत इजी है। इसमें बहुत टफ है ही नहीं, इसमें कोई ज़्यादा चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो हो नहीं रहा है, इसलिए इसको समझना बहुत ईजी होता है। तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। सिमिलरली आप इसी तरीके से, यदि कोई कहता है नहीं हमको सर सेंटर टैप के अलावे आप ब्रिज से बताइए, तो मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। अंदर में लोड रेसिस्टेंस होता था, इसी को मैं बाहर निकाल दिया हूँ। देखिए, अंदर में जो लगा रहता था, इसको खींचा जोर से और मैं खींच के ऐसे रखा, तो उसके लोड के सीरीज में इंडक्टर डाल दिया। इसकी वजह से मेरा ये बन गया सीरीज इंडक्टर फिल्टर विथ ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर आपके पास दिख रहा है, ठीक है, और इंडक्टर फिल्टर भी लगा हुआ है। तो ये कैसे काम करता है, कब D1 D2 काम करेगा, तो इसमें भी कुछ लिखना नहीं है सर। ठीक है, कुछ भी नहीं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो 2 डायोड काम करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में 2 डायोड काम करेगा और आउटपुट हमको मिलेगा। देखिए, लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसका आउटपुट खुद ब खुद लिख दे रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखिए, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, बोला कि हियर इंडक्टर इज कनेक्टेड सीरीज टू द लोड ऑफ रेसिस्टेंस। साफ दिख रहा है, ये जो इंडक्टर है लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो D2 D3 काम करेगा, D2 और D3 काम करेगा। क्यों सर, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो प्लस के कारण D2 काम करेगा और D3 काम करेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल दीजिएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसकी वजह से ये वाला डायोड काम करेगा और ये वाला डायोड काम करेगा। तो मैंने लिखा है 1 4 2 3 काम करेगा, 2 3 और 1 4 काम करेगा। और इसकी वजह से जो भी कंटेंट होगा डीसी इसके पास स्टोर होगा, और एसी इसके पास स्टोर होगा और डीसी इसके पास आ जाएगा। सेम वेव फॉर्म बनाना है, वेव फॉर्म नहीं, खाली वेव फॉर्म में आपको क्या यहाँ दिखाना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन काम कर रहा था, D2 D3। यहाँ पर D2 और D3 दोनों दिखाना होगा, और यहाँ पर कौन दिखाना होगा, D1 और D4 दिखाना होगा। इसीलिए इसमें भी दिखाना होगा D2 और D3, और इसमें क्या दिखाना होगा आपको, D1 और D4 दिखाना होगा। तो इस तरीके से आपको सेम आउटपुट मिलता है, आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ ऑपरेशन थोड़ा चेंज हुआ और कुछ भी नहीं। तो एक जैसा लगा, बहुत टफ नहीं है, ये सब बहुत आसान है। चलिए, इस देखिए क्या करना है, ये फोटो बनाना है, उसके बाद ये ऑपरेशन लिखना है। ऑपरेशन लिखने के बाद ये आपको वेव फॉर्म बनाना जरूरी है। तो ये पूरा इंडक्टर फिल्टर मैंने बताया। ठीक है, इंडक्टर फिल्टर आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। तो हम लोग को RC फिल्टर है, LC फिल्टर है और CLC फिल्टर है। तो पहले LC फिल्टर बताते हैं, जिसमें कि कैपेसिटर इंडक्टर दोनों हैं। अब सोचिए, एक बात बताइए, कैपेसिटर भी एक प्रकार का फिल्टर का काम करता है और इंडक्टर भी एक प्रकार का फिल्टर का काम करता है। अगर मैं इंडक्टर अलग रखूं और कैपेसिटर अलग रखूं, इंडक्टर अलग रखूं और कैपेसिटर अलग रखूं, सोचिए, इंडक्टर में अलग रखता हूं और कैपेसिटर अलग रखता हूं, तो भाई अगर इसको ऐसे समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे पास 1 2 एग्जाम्पल नहीं, अभी मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए कि मैं एक कपड़ा लिया और गंदा पानी छाना, तो गंदा तो निकला, लेकिन जो पानी जमा हुआ
वो थोड़ा गंदा और दिख रहा है, मैं एक बार और छानता हूँ, ठीक है, तो दोबारा छानूंगा तो ज़्यादा प्योर मिलेगा। कहना ये चाह रहे हैं कि इंडक्टर एक प्रकार का फिल्टर है और कैपेसिटर भी एक प्रकार का फिल्टर है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूँ तो मेरा फिल्टर और बेटर हो जाएगा। सही बात है, ठीक है, एकदम सही बात सोचिए आप कि इंडक्टर भी एक प्रकार का फिल्टर है, कैपेसिटर भी एक प्रकार का फिल्टर है। यदि मैं दोनों को साथ में ले लूँ साथ में, तो दोनों को साथ में लेने पर इसका फिल्टरिंग कैपेसिटी और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर फिल्टर काम करने लगेगा। यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एलसी फिल्टर, इस पे बात करते हैं। चलिए, तो एलसी फिल्टर, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एलसी फिल्टर पर बात करते हैं। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं नेक्स्ट। अभी एलसी फिल्टर से पहले कुछ बच गया कि चलो रिपल फैक्टर इसका कितना होता है। तो रिपल फैक्टर जो होता है लोड रेसिस्टेंस डिवाइड बाय 3√2 पाई FL, दोनों में अंतर डिफरेंस इतना है कि उसका जो रिपल फैक्टर कैपेसिटर फिल्टर का है, ठीक है, वो रिपल फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इंडक्टर फिल्टर रिपल फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लोड बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा रिपल, ठीक है, उतना ज़्यादा रिपल आएगा, उतना बेहतर होगा। तो ये आप फार्मूला याद कीजिए। अभी फार्मूला कैसे डेराइव होता है, थोड़ा सा भी आप जूनियर क्लासेस में है, इसके लिए समय नहीं है, बट समय मतलब आपका अभी समझने का समय नहीं है, थोड़ा सा समय और आपको मैच्योर होना होगा इसके लिए, जो कि बीटेक इसके लिए हम लोग का सही समय है। बीटेक में जब जाएंगे तो हम लोग इसको पूरा डिटेल करते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज पे बात करते हैं और डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। तो एडवांटेज क्या है इसका, लो रिपल फैक्टर एट हेवी लोड, रिपल फैक्टर का मान कम होता है, ठीक है, लोड ज़्यादा लोड होने पर, ज़्यादा लोड पे ज़्यादा लोड होने पर कम रिपल देता है, मतलब अच्छा माना जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। और रिपल ये तो सब में होगा, सबका एडवांटेज मान लीजिएगा कि ये रिपल को कम करता है, रिड्यूस द रिपल, रिपल मतलब अनवांटेड सिग्नल को कम करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज में आइए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है बल्कि। बल्कि मतलब होता है भारी, ठीक है, भारी का मतलब भारी क्यों हुआ सर, और कैपेसिटर वाला भारी क्यों नहीं हुआ? तो कैपेसिटर इतना छोटा सा होता है और उसको अगर तौलिएगा तो 10 ग्राम के आसपास आएगा, लेकिन ये बल्कि क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपको तार को लपेटना है, ठीक है। आप कभी ट्रांसफार्मर को उठाए हैं या नहीं उठाए, मतलब वो ट्रांसफार्मर नहीं जो चौराहे पर तो बहुत बड़ा रहता है। अभी कभी रेडियो खोलिएगा, टीवी खोलिएगा तो अंदर ट्रांसफार्मर होगा, उस ट्रांसफार्मर को उठाइएगा, बहुत भारी लगता है, एग्जैक्टली उसके अंदर तार लपेटा रहता है लोहे के ऊपर। खैर तो ट्रांसफार्मर है, इसमें सिर्फ तार लपेटना है। तार की लपेटन की संख्या ज़्यादा कीजिएगा तो जितना ज़्यादा तार लपेटा होगा भारी उतना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन द रेस्पेक्ट ऑफ कैपेसिटर फिल्टर ये ज़्यादा भारी होता है, इट इज़ मोर कॉस्टली, ये ज़्यादा दाम का होता है। ऑब्वियस सी बात है, तार लपेटा हुआ रहेगा तो कैपेसिटर से ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। रिपल फैक्टर इज पुअर है स्मॉल लोड, अभी बताया हेवी लोड में ज़्यादा रिपल होता है, ठीक है, और इसका जो रिपल होता है कम होता है, पुअर होता है, मैंने खराब। पुअर कहने का मतलब हुआ कि सर अनवांटेड सिग्नल को नहीं रोक पाना, कम लोड में अनवांटेड सिग्नल को नहीं रोक पाता है, और ज़्यादा लोड में अच्छा रिपल होता है, ठीक है, बढ़िया रिपल मतलब ज़्यादा कंटेंट को रोक पाता है। ऑडिएबल नॉइज यानी हमिंग साउंड, ये देखिए ऐसा जब भी ट्रांसफार्मर के पास कभी जाइए, वहाँ पर खड़े रहिएगा आवाज़ आते रहेगा, गूं आवाज़ आते रहेगा, भंवरा की तरह आवाज़ आता है, हमिंग साउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑडिएबल नॉइज, ठीक है। तो इंडक्टर लगाने से अंदर में थोड़ा एक आवाज़ निकलने लगता है, गूं आवाज़ आने लगता है, ठीक है, उसी को कहता है, ये साउंड उसमें प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। बहुत साउंड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरिटेटिंग है, साउंड आ रहा है, बेकार है। तो ये 4 इसके डिसएडवांटेज हैं और 2 ही इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव फिल्टर है, न्यूमेरिकल के लिए रिपल फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है, देख लीजिए। वैसा ही क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा कि रिपल फैक्टर क्या होता है, क्योंकि एक ही फार्मूला होता है। तो रिपल फैक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है, RL बटा में 3√2 पाई F इंटू L। RL का मान देखिए लिखा होगा 50 ओम, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3√2, उसके बाद 3√2 इंटू 2 पाई, ठीक है, पाई को पाई रहने दीजिए, पाई का मान जानते हैं, इंटू एफ फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, इंटू एल का मान आपके पास, इंडक्टर का मान कितना 20 मिली हेनरी, तो 20 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻³ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से रिपल फैक्टर आपको मिल जाएगा। जो भी आएगा उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, यही हमारा रिपल फैक्टर होगा। तो इस तरीके से 2 न्यूमेरिकल पूछता है, इस एक कैपेसिटर से और एक इंडक्टर से। आगे किसी इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा,
ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं एलसी फ़िल्टर पढ़ाता हूँ, एलसी और सीएलसी फ़िल्टर, तो बहुत समय निकल जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। अभी आधा घंटा और लग जाएगा, आधा घंटा का वीडियो हो चुका है, तो 1 घंटा का वीडियो बहुत लंबा होगा। मैं सोचा था आज ही ख़त्म कर दूं, लेकिन नहीं पॉसिबल है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में एलसी फ़िल्टर, सीएलसी फ़िल्टर साथ साथ, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्लीपर पढ़ाऊँगा। क्लीपर हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले बता देता हूँ, लेकिन इसको एग्ज़ाम में पूछ देता है क्लीपर। एक और आता है क्लैम्पर, लेकिन इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ये क्लीपर और क्लैम्पर अगले सेमेस्टर का टॉपिक है, बट क्लीपर से क्वेश्चन पूछ दिया है 1 साल आपके एग्जाम में, तो हम क्लीपर आपको बताएंगे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एलसी, सीएलसी और क्लीपर। क्लीपर अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है, एलसी फिल्टर और सीएलसी फिल्टर है। ये दोनों फिल्टर होने के बाद क्लीपर हम आपको बता देंगे, ये काम हो जाएगा। इतना होने के बाद ये फिल्टर टॉपिक यहाँ पर फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग नया टॉपिक पे आ जाएंगे, उसका नाम है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर के टॉपिक पे आ जाएंगे और यहाँ से आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये लेक्चर, 2 लेक्चर और, आज ये लेक्चर जो बन रहा है और ये लेक्चर के बाद हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। और ट्रांजिस्टर्स अगर आप छूटता है या ट्रांजिस्टर आप नहीं समझ पाते हैं, तो आगे का सारा टॉपिक ट्रांजिस्टर बेस्ड सब नहीं बनेगा। इसलिए ट्रांजिस्टर को गौर से देखना है। ट्रांजिस्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला सेमेस्टर में भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड बहुत टॉपिक मिलने वाला है। इसी से एम्पलीफायर बनाते हैं हम लोग, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। बस यही बात बताना है। तो बहुत जल्दी आप लोग घबराइएगा नहीं, 15 नवंबर मेरा टारगेट है। हम कोशिश करेंगे कि अगर मैं डेली लेक्चर डालूँ तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर भी मेरा काम है आपको आराम से धीरे धीरे ले जाना। कभी कभी मेरा वीडियो लेक्चर नहीं जा पाता है, तो उसके लिए घबराने से कभी नहीं गया, तो मैं अपने से वीडियो लेक्चर सही तरीके से भेज दूंगा। आप सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार रहिए, बाकी मेरा काम है, हम लोग पे छोड़ दीजिए। सिलेबस कैसे ख़त्म करना है, सिलेबस ख़त्म करना है, अनदर थिंग। जैसे आपके कॉलेज में सिलेबस ख़त्म होता है, उड़ता है, एक बच्ची बोली कि सर 1 दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है हमको आपको समझाना है और समझाते हुए जाना है। डिफरेंस पता चलता होगा कि कॉलेज की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई में अगर आप उन दोनों को मिलाते होंगे तो ठीक है, शुरुआती दौर की पढ़ाई अच्छी होगी, हमारे से मिलता जुलता होगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ेगी और ऐसा बढ़ेगा कि फिर वो आप बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा। अभी बहुत सारे बच्चे का एडमिशन हो रहा है, वो यही बोलते हैं कि सर शुरुआत में तो ठीक पढ़ाए, अब तो सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमको एडमिशन लेना है, वो अब एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी भी समय है। अगर आपके कोई दोस्त हैं, क्योंकि अभी आधा सिलेबस नहीं हुआ है, तो उनको बोलिए ले लेने के लिए, नहीं तो आगे चल के वो पछताएंगे। फिर लास्ट में इतना बर्डन होगा कि बोलेंगे कि सर इतना वीडियो हम एक साथ कैसे देख पाएँ, ठीक है। इसलिए प्लीज़ उनको बोल दीजिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और ठीक है अपना फ़ायदा उठा लें, अदरवाइज ठीक है अपने से। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।